नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आर्यन। एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और जगत में भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। देश में 63 दिनों के बाद दैनिक मामलों 1 लाख से कम, 86,000 नए मामले 24 घंटे में किए गए दर्ज। रिकवरी दर बढ़कर 94.29% पहुंची। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 23 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लगाए गए टीके। प्रधानमंत्री ने 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने का किया ऐलान। कोरोना के मामलों में सुधार के बाद विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधों में ढील। बिहार में लॉकडाउन खत्म, सिर्फ रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी। राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, दुकानें और बाजार शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी। केरल सरकार ने 16 जून तक के लिए आंशिक लॉकडाउन बढ़ाया। पंजाब में भी खुल सकेंगी दुकानें, 50% स्टाफ के साथ निजी कार्यालय खोले जा सकेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की मुलाकात के दौरान मराठा आरक्षण एवं चक्रवात राहत के लिए वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष अशोक चौहान भी होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने शिक्षा, रोजगार और टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए टीकाकरण के दिशा निर्देश किए जारी। कोविन सर्टिफिकेट को यात्री के पासपोर्ट से करना होगा लिंक। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली 3 मैच की वनडे सीरीज और 3 मैच की T20 सीरीज का कार्यक्रम घोषित। 21 जुलाई से T20 सीरीज की होगी शुरुआत। राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच की निभाएंगे भूमिका। फ्रेंच ओपन में चौथी वरीयता प्राप्त और पिछले साल की उपविजेता सोफिया केनिन को ग्रीस की मारिया सक्करी ने सीधे सेटों में हराया। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए टीनेजर लोरेंजो मुसेटी से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नडाल भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां और सबसे पहले बड़ी नजर पर डालते हैं आज की खबर। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में 63 दिन के बाद 1 लाख से कम दैनिक मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 86,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले करीब 2 महीने के बाद सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 86,498 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,82,282 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.29% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 13,03,702 है। तो वहीं बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 2,123 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 23 करोड़ 61,98,726 से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। कल 33,64,476 टीके लगाए गए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार भारत में कल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 18,73,485 नमूनों की जांच की गई। तो वहीं कल तक देश में कुल 36,82,07,596 कोरोना के नमूनों की जांच हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि टीकाकरण अभियान में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और अब कोरोना टीका लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी और 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में कोरोना टीका देने का इंतजाम किया गया है। नई व्यवस्था 21 जून से शुरू होगी। यही नहीं, इसके साथ साथ गरीबों और जरूरतमंदों की फ्री राशन की व्यवस्था को अब दीपावली तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और वैक्सीनेशन की इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ में
मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। नितेंद्र, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद में देश में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसको बहुत तेज गति से एक नए चरण पर ले जाने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही। किस तरीके से इस बृहद और बड़े हुए अभियान को हम 21 जून से जमीन पर उतरते हुए देखेंगे नितेंद्र? निश्चित तौर पे देखिए, एक बहुत स्ट्रीमलाइन फिर से कर दिया गया है कि केंद्र सरकार 75% जो वैक्सीन है वो राज्यों को देगी, जिसमें फ्री वो वैक्सीन दिया जाएगा। और 18 साल से अधिक उम्र के लोग, 45 साल से अधिक उम्र के लोग, साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर है, हेल्थ केयर वर्कर है, उनको फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा। साथ ही साथ 25% जो वैक्सीन है वो प्राइवेट अस्पताल को दिया जाएगा। उसमें भी कैटेगरी किया गया है कि जो छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल है, दूर दराज के इलाकों में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनको भी उस 25% में वैक्सीन दिया जाएगा। और ये मंथली बेसिस पे कि एक महीने के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा उसके 25% को इन अस्पतालों को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो राज्यों को फ्री जो वैक्सीन दी जाएगी 75% केंद्र की सरकार की तरफ से, उसको बहुत व्यापक स्तर पे इसको ले जाया जाएगा। और 21 जून से जिस तरीके से टीकाकरण अभियान को जिस तरीके से प्लान किया गया है कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को हर दिन टीकाकरण के लक्ष्य को रखा गया। साथ ही साथ दिसंबर तक एक तरह से पूरे देश की जितनी भी यंग पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में जुलाई तक बहुत से वैक्सीन आएंगी, वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास वैक्सीन रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर के। उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो 75% केंद्र सरकार की तरफ से फ्री में राज्यों को जो वैक्सीन दिया जाएगा, उसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, 45 साल से अधिक उम्र के लोग और जो लोग दूसरी डोज जिनको ड्यू है, उनको प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ 18 साल से अधिक उम्र के जो युवा है, उनको भी फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा। इसके अलावा जो राज्यों को जिस तरीके से वैक्सीन दी जा रही है, उसका एक क्राइटेरिया है कि पॉपुलेशन एक राज्य की कितनी है, साथ ही वो कितना टीकाकरण कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उनके यहाँ वेस्टेज कितना है टीका को लेकर के। ये भी एक क्राइटेरिया है कि अगर आप ज्यादा वेस्टेज, आपका नुकसान होगा टीका का, तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा कि आप ठीक तरीके से वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही साथ केस लोड कितना है उस राज्य के ऊपर, कितने कोरोना के मामले हैं, उस आधार पर भी टीका की सप्लाई के क्राइटेरिया को तय किया गया। तो 4 मोटे तौर पे क्राइटेरिया है राज्यों को टीका देने के लिए। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया गया कि नया एक व्यवस्था लागू किया गया है कि जैसे आप मान लिया मैं किसी गरीब को टीका चाहता हूं कि उसको मिल जाएगा मुफ्त में और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं पे, तो मैं वाउचर दे सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर से मैं दे सकता हूं। कोविन आईटी प्लेटफॉर्म में ये व्यवस्था किया गया कि मान लिया मैं किसी व्यक्ति को जो गरीब है उसको चाहता हूं कि मेरे पैसे से या फिर टीकाकरण उसका हो, तो वो ई वाउचर के थ्रू हम कर सकते हैं, उसका अलॉट कर सकते हैं और वो किसी निजी अस्पताल में जाकर के फ्री में वैक्सीन ले सकता है। तो एक नया व्यवस्था बनाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि गरीब आदमी, हर 2-4 आदमी कम से कम एक गरीब आदमी को फ्री में वैक्सीनेट करा सकता है। महत्वपूर्ण चीज है नितेंद्र, आप बढ़ावा देने जी के लिए तमाम कदम उठाए। नितेंद्र, आप जो ये बात कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग समाज सेवा के तौर पे इस प्रकार के काम को करना चाहते हैं। संभवतः उस फीडबैक के आधार पे इस व्यवस्था को लागू किया गया। थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाइए। अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे गरीब व्यक्ति की मदद करना चाहता है तो वो उसको क्या क्या प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और कैसे वो लाभार्थी को उसका लाभ दिला सकता है? जी बिल्कुल, ये कोविन पे आईटी प्लेटफॉर्म पे इस व्यवस्था को किया गया है कि मान लिया जैसे मुझे किसी को मदद करना है कि कोई गरीब व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से भी नहीं है और उसके पास उतने पैसे भी नहीं है, और तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि आईटी प्लेटफॉर्म पे जो वाउचर है वो ले लूंगा और वो उसके नाम से मैं रजिस्टर कर दूंगा। और जो उसका अलॉटमेंट है, मान लिया किसी निजी अस्पताल का, तो उसके नाम से मैं अलॉट कर दूंगा। तो वो व्यक्ति वहां पर जाएगा और अपना नाम बताएगा, तो वो वैक्सीन वहां पर ले सकता है और वो फ्री में वैक्सीन ले लेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसके जरिए जैसा कि आपने कहा कि लोग दान करना चाहते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामाजिक संगठनों के स्तर पे हो, तो इसकी भी एक व्यवस्था की गई है। एक नया व्यवस्था है और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि इससे गरीब को बहुत फायदा होगा, आम जी आदमी को बहुत फायदा होगा। और जो
लोग दूसरे को मदद करना चाहते हैं वो भी कर सकेंगे। नितेंद्र, जिस गाइडलाइन का जिक्र आपने किया आपसे कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई, उसमें इस बात की भी संभवतः व्यवस्था है कि किस तरीके से जो केंद्र है वो राज्यों को पहले से सूचित कर देगा कि आपको हम कितनी वैक्सीन और कब देने वाले हैं, ताकि राज्य संबंधित तरीके से अपने उस तरीके का अलॉटमेंट कर सके, उनको कहाँ कहाँ वो वैक्सीन भेजनी है। तो क्या ये अपने आप में इस व्यवस्था को और बेहतर और सही तरीके से, सुचारू तरीके से चलाने के लिए कदम होगा? जी बिल्कुल, ये सिस्टम पहले भी रखा गया था और आगे भी इसको और अच्छा से किया जा रहा है कि उनको पहले बता दिया जाएगा कि आपके आने वाले दिनों में इतने डोज वैक्सीन आपको मिलने वाला है। और राज्य की परफॉर्मेंस 4 क्राइटेरिया पे मापी जाएगी। एक तो कि उनके यहाँ केस लोड कितना है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, साथ ही साथ वैक्सीन का कितनी बर्बादी वो कर रहे हैं, ये भी उनके क्राइटेरिया में। अगर आपके यहाँ ज्यादा बर्बादी होगी तो आपके वैक्सीन के जो मात्रा उसमें कटौती की जा सकती है। तो ये 4 परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया रखा गया कि तो पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना है, साथ ही साथ आपके यहाँ केस लोड कितना है, कोरोना का अगर मामले ज्यादा है तो कोशिश किया जाए कि उस एरिया में ज्यादा वैक्सीन दिया जाए, उस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा वैक्सीन दिया जाए, उस पॉकेट में ज्यादा वैक्सीन दिया जाए। साथ ही साथ आपको एडवांस में बता दिया जाए ताकि आप प्लान कर सकें कि आपको कितने साइट चलाने हैं, कितने दिनों तक आपके पास स्टॉक है, उसी हिसाब से लोगों को आप सूचित कर सके। तो ये एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है और आने वाले दिनों में इसी आधार पर राज्यों को टीकाकरण डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसी एक प्रक्रिया के तहत चलाया जाएगा। नितेंद्र, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बड़ी संख्या में लोग अब वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसे में जो वैक्सीन उपलब्ध हैं और अभी जिनके बारे में फैसला होना बाकी है, या कहा जाए जिनके बारे में एक तरीके से जमीन पे जिनको उतरना बाकी है, किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे, खासतौर से जून के अंत तक, तब जबकि इस फैसले को लागू होना है, जहां पे हम जानते हैं प्रधानमंत्री ने कल इसका ऐलान किया, कितनी बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध होगी? देखिए, अभी जो पाइपलाइन में टोटल 7 वैक्सीन है, जिसमें 2 वैक्सीन बहुत एडवांस स्टेज में है। जायडस कैडिला जो वैक्सीन है वो हमें उम्मीद है कि 10 दिन में वो अपना वो एप्लीकेशन डालेगा इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास। 10 दिन, आने वाले जो 10 दिन में जायडस का वो अप्लाई करने वाले हैं। साथ ही साथ जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसकी 2 कंपनियों में प्रोडक्शन शुरू हो गया है, 4 में और प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगा। तो जुलाई में बड़े पैमाने पर स्पुतनिक का वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा। जायडस भी उम्मीद है कि इस महीने तक उसकी क्लियरेंस मिल जाएगी, तो वो भी उसका भी प्रोडक्शन साथ साथ चल रहा है, तो जुलाई में ये भी एक आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 4 वैक्सीन तो हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, जिसकी प्रोडक्शन काफी बढ़ेगी। कोविशील्ड का भी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, साथ ही साथ जो कोवैक्सीन है उसकी भी कई कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं, तो उसकी भी संख्या बढ़ेगी। साथ ही साथ जो अमेरिका से फाइजर और जिसकी बात मॉडर्ना की जा रही है, तो वो भी जुलाई में संभवतः उसका वो भी वैक्सीन आएगा। और बच्चों पे ट्रायल शुरू हो गया है, 2 जो वैक्सीन है बच्चों पे ट्रायल चल रहे हैं, 2 महीने तक वो ट्रायल चलेगा और उस 2 महीने बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल के पास वो अप्लाई करेंगे, फिर उसके अप्रूवल के चांस है। तो ये मोटे तौर पे हम मान सकते हैं कि जुलाई के बाद हमारे टीकाकरण में काफी बदलाव आएगा, तेजी से चलेगा और साथ ही कई सारे वैक्सीन मिलेंगे और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जी शुक्रिया नितेंद्र, तमाम इस बातचीत पर विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ताजा तरीन खबरों पे रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक में बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने बंगाल की जनता के साथ हमेशा खड़े रहने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी आज शाम भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी का दिल्ली दौरा काफ़ी अहम है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा की घटनाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। शुभेंदु अधिकारी के राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद उनका ये पहला दिल्ली का दौरा है। बीजेपी जून मध्य में राज्य में हो रही हिंसा के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर सकती है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। शैलेंद्र, इस पूरे दौरे को, शुभेंदु अधिकारी के दिल्ली दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल में अब बीजेपी की सियासत किस तरीके से आगे बढ़ेगी उसकी एक महत्वपूर्ण रणनीति के तरीके से देखा जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आप साझा कर सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि एक तरह से दिल्ली बुलाया गया था शुभेंदु अधिकारी को, आर्येंद्र बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से, और मुलाकात
ये बहुत अहम इसलिए है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ अब से थोड़ी देर पहले जो मुलाकात हुई उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने इस बात की ट्वीट कर औपचारिक जानकारी भी दी कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है गृह मंत्री अमित शाह के साथ शुभेंदु अधिकारी की, और साथ ही साथ आज शाम 5 बजे संभावित है कि वो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात करने वाले हैं। और इसलिए अहम है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं चुनावी नतीजे आने के बाद एक हिंसा का एक दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और कई इलाकों में बड़े स्तर पर हिंसा हुई। हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय ने एक टीम भी भेजी थी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी उन हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। और ऐसे में बीजेपी एक तरह से देखे लोकतांत्रिक तरीके से इस बात को जोर शोर से उठाने के लिए एक बड़े अभियान की योजना भी बना रही है, जो संभावित है कि जून के मध्य के बाद इसकी शुरुआत हो। तो निश्चित तौर पर जब बीजेपी नेताओं से मुलाकात हो रही है, शुभेंदु अधिकारी के जो जानते हैं कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता है, उन्होंने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में जानते हैं कि एक तरह से जो पटकनी दी थी उसके बाद लगातार देखें तो उनकी एक जिम्मेदारी जो बढ़ाई गई और राज्य में बीजेपी की रणनीति के एक अहम हिस्से के तौर पर देखें तो शुभेंदु अधिकारी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी ये दौरा है उनका, चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी और पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं उस पर व्यापक विचार विमर्श भी होना है कि किस तरह से बीजेपी की आगे की रणनीति होगी वहां से जुड़े मुद्दे उठाने को लेकर। निश्चित तौर पर यह दौरा बहुत अहम है। कल भी कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं शुभेंदु अधिकारी दिल्ली। शैलेंद्र, जब ये जानकारी निकल के आती है शुभेंदु अधिकारी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद में कि जो बंगाल की जनता है उसके साथ में लगातार खड़े रहने का एक आश्वासन कहीं ना कहीं एचएम की ओर से दिखाई पड़ता है, तो उसका मायने क्या? ये मायने क्या ये दर्शाते हैं कि बीजेपी एक पार्टी के तौर पे लगातार एक बेहतर सक्रियता के साथ में जनता से सीधा संवाद लगातार बनाए रखे ताकि जो जो मसले हैं और जो मुद्दे हैं उसको लेकर एक प्रखर और मुखर आवाज को उठाया जाए बंगाल में। देखिए, निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है और एक तरह से आश्वासन भी मिला है कि पश्चिम बंगाल के साथ लगातार जो एक तरह से जो मदद की जरूरत होगी या जिस भी स्तर पर वहां के जो मुद्दे होंगे उनके हल की जरूरत होगी, एक तरह से पार्टी की तरफ से भी आश्वासन है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जब ये बात कही है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था की हालत को लेकर लगातार ये कहती रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है और कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को न केवल निशाना बनाया जा रहा है बल्कि तमाम आम लोगों को भी एक निशाना बनाया गया है। जो पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें आई हैं, इस तरह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने उन हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपने तौर पर एक लोकतांत्रिक तरीके से इन मुद्दों को उठाएगी और इसीलिए इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से देखें एक विपक्ष के नेता के तौर पर वो दिल्ली आए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनका दौरा। शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस बातचीत के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण मुलाकातों के घटनाक्रमों पे आप नजर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष अशोक चौहान भी मौजूद थे। पिछले महीने उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अनुरोध किया था ताकि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में लाभ मिल सके। और नजर डालते हैं देश की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर।
बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के कारण लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही राज्य में 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि को बढ़ाकर शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। साथ ही इस दौरान निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। अभी राज्य में ये व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। साथ ही अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। राज्य आज से लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के मद्देनजर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग से साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। तो आपको सीधे इस वक्त ले चलते हैं दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय पर, जहां पे भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। वसूली घोटाले में उचित कार्रवाई भी नहीं करी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कि आज आपके समक्ष में फतेह कोविड-19 किट स्कैम है। टूल किट से लेके फतेह किट तक। फतेह शब्द का अर्थ है विजय, जीत होगी। और कांग्रेस पार्टी की पंजाब की सरकार कैसे घोटाले पर घोटाले कर रही है, यह केवल और केवल भ्रष्टाचारी कांग्रेस ही कर सकती है। यह घोटाला क्या है मैं आपके समक्ष रख दूं। 3 बिंदु इसमें प्रमुख है। पंजाब सरकार ने इस आपदा के समय में एक निर्णय लिया कि हम फतेह कोविड किट्स नागरिकों के लिए खरीदेंगे। आपदा का समय है, जनता को राहत मिलनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के साथ खड़ी हो। लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह में पहला टेंडर आया, जिसमें इस फतेह किट की कीमत पहले से ही बढ़ाई हुई थी और 837 रुपए थी। इस पहले टेंडर में करीब करीब 17,000 फतेह किट्स ली जाएंगी, यह तय किया गया। प्रमुख बात क्या है? प्रमुख बात यह है कि अभी तक ये जानकारी भी नहीं है कि ये जो पहले टेंडर में 17,000 फतेह किट आनी थी, ये आई थी जनता के लिए या नहीं। और जल्दबाजी में, आनन फानन में 20 अप्रैल के आसपास एक दूसरा टेंडर लाया जाता है, जिसमें इन्हीं फतेह किट की जो कीमत 837 रुपए थी, यह बढ़ के 1226 हो जाती है। यह बढ़ोतरी है 46% की। जो फतेह किट 837 रुपए में पहला जो वेंडर था वो दे रहा था पंजाब सरकार को, वो दूसरे टेंडर में 17 दिन बाद 1226 रुपए की हो जाती है। एक तीसरा टेंडर भी आता है, यह फिर 17 दिन बाद आता है। और इस बार पहले से ही जो किट की कीमत बढ़ी हुई थी, उसे पुनः बढ़ा के 1226 से 1338 कर दिया जाता है। मतलब अगर 837 से देखें और जो तीसरा टेंडर आया, इसमें 60% की बढ़ोतरी हो गई। यह जनता का रुपया था, आपदा का समय था, मरहम लगाना था, दुख बांटना था जनता का। लेकिन कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार पहले वसूली करती है, फिर भ्रष्टाचार करती है। तो आज हमने देखा किस तरह से पहले तो दामों में
बढ़ोतरी हुई, और ये बढ़ोतरी इसलिए ही हुई क्योंकि कांग्रेस फिर से वसूली करना चाहती थी, भ्रष्टाचार करना चाहती थी। हमारा दूसरा सवाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपने तो चुप्पी साधी हुई है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आप तो देश की जनता को जवाब जरूर देंगे। ये जो दूसरा और तीसरा टेंडर हुआ, तो आप सबको ज्ञात होगा कि एक मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस। तो आप ये सही तस्वीरें भाजपा के मुख्यालय जो कि दिल्ली में है, वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी गौरव भाटिया की, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वो पंजाब की जो कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार है उस पर आरोप लगा रहे थे कि कोविड की इस महामारी और आपदा के समय में जनता को राहत पहुंचाने के नाम पर जो एक योजना फतेह किट के नाम से लाने की बात की गई, उसमें किस तरीके से घोटाले का एक आरोप उन्होंने लगाया। अपने आप में निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं जो राज्य की सरकार है उसके ऊपर सवाल है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया कि जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो कम से कम जवाब दें कि आखिर ये इस प्रकार की स्थिति क्यों हुई कि आपदा के समय में जनता को मरहम लगाना था, बनस्पत उसके किस तरीके से भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया गया और इस प्रकार का एक घोटाला किया गया। ये एक आरोप बीजेपी की ओर से लगाते हुए गौरव भाटिया, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय में। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर पे गए तो उससे पहले हमने जिक्र किया था बिहार में किस तरीके से एक अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। तमाम महत्वपूर्ण बैठक के बाद में फैसला लिया गया है। बिहार से जुड़ी इस खबर पे हम वापस लौटते हैं और हम अपने सहयोगी सलमान हैदर का रुख करते हैं, जो पटना से इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। हम उनका रुख करते हैं। सलमान, अगर बात की जाए तो किस तरीके से अब ये अनलॉक की प्रक्रिया बिहार में शुरू होने वाली, क्योंकि चुनौती अभी भी बनी हुई है, क्योंकि कोविड का जो समस्या है वो खत्म नहीं हुई है, कम जरूर हुई है। सलमान जी बिल्कुल, चुनौती समाप्त नहीं हुई है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इधर पिछले 15 दिनों से लगभग बहुत स्थिति में सुधार हुआ है और ये मामला है कि यहाँ पर प्रतिदिन जो बाकी के जिले हैं, 37 जिले हैं पटना को छोड़ के, वहाँ बहुत कम संख्या में केस रजिस्टर हो रहे हैं। कहीं कहीं तो स्थिति है कि प्रतिदिन 3 या 4 ऐसे आ रहे हैं, बाकी सभी जगहों पर 100 से कम हो गए हैं। तो इस तरह से इस स्थिति की समीक्षा के बाद आज उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है और जैसा आप बता चुके हैं कि अब लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त हो गया है और शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लागू किया जाएगा परसों से। कल तक तो यही व्यवस्था है जो अभी तक की है। 9 तारीख से ये नए नियम लागू होंगे। और जो नई बात है इसमें कि निजी कार्यालय नहीं खुल रहे थे, तो निजी कार्यालयों को भी सरकारी कार्यालयों के साथ साथ शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। बाकी जो कोरोना उपयुक्त व्यवहार है वो सबको पालन करना है। मंदिरों और मस्जिदों को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। साथ ही साथ जो शादी ब्याह पर जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो संख्या सीमित की गई थी वो अभी तक वही है। सलमान, एक महत्वपूर्ण चीज ये कि सार्वजनिक परिवहन को लेकर क्या कुछ स्थिति है बिहार में, अगर कुछ नया फैसला लिया गया तो उसको भी स्पष्ट कर दें। निजी वाहनों को अनुमति दी गई है, सार्वजनिक वाहन अभी नहीं चल रहे हैं। निजी वाहनों को अनुमति दे दी गई है कि वो शाम मतलब कर्फ्यू से पहले तक चल सकते हैं, उसके बाद चलने की अनुमति नहीं होगी उनको। और खासतौर से जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी भी यथास्थिति है, ऑनलाइन क्लासेस बच्चे कर रहे हैं, वो वैसे ही जारी रहेगा। जी। और जो अभी भी पाबंदियां जारी रखने की बात कही गई है वो सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर किस प्रकार से पाबंदियों को एक तरीके से निगरानी की जाएगी प्रशासन के माध्यम से, उसके लिए क्या विशेष इंतजाम? देखिए, बहुत सारी जगहों पर शहर में जब हम निकलते हैं तो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस की पोस्ट, पुलिस की गार्ड लगी हुई है। और फिर जब बंदी का समय होता है, अभी भी जैसे 2 बजे दुकानें बंद होंगी आज, तो उस समय भी पुलिस की गाड़ियां गश्त पे निकलती हैं और ऐलान करते हुए निकलती हैं कि आप लोग अब बंद कर ले दुकानें, समय समाप्त हो गया है। तो वही व्यवस्था अभी भी है। और कर्फ्यू के दौरान भी इस बार के बंद में या लॉकडाउन में ये खास बात देखने में आई है कि लोग खुद से पालन भी कर रहे हैं काफी हद तक। और जो जैसा पहले पिछली बार का जो लॉकडाउन था उससे थोड़ा सा अलग ये है कि लोगों के मन में भी ये है कि जब तक हम खुद से व्यवहार नहीं करेंगे, व्यवहार परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक कोई बदलाव आने वाला नहीं है। और उसके अच्छे परिणाम
देखने में आए हैं, क्योंकि बिहार में स्थिति बहुत खराब हो गई थी लॉकडाउन से पहले, तो अब लोग भी पालन करने पर आ गए हैं। जी शुक्रिया सलमान, इस खबर पे अपडेट देने के लिए, पटना से हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिहार की स्थिति को लेकर आप हमें अपडेट दे रहे थे, शुक्रिया आपका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और राज्यों में किस प्रकार के अनलॉक की स्थिति है उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल। छोटे से ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की और बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर समेत सभी जिले अनलॉक हो गए हैं। सिर्फ 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इन सभी जिलों में सक्रिय केस 600 से कम हो गए हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 797 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2.85 लाख नमूनों की जांच की गई है। रिकवरी रेट 97.1% हो गया है। पॉजिटिविटी रेट 0.2% है। प्रदेश में आज सुबह तक कुल सक्रिय मामले 14,000 रह गए हैं। इनमें से 9,286 होम आइसोलेशन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगाह किया है कि वायरस कमजोर पड़ा है, समाप्त नहीं हुआ है और थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है और बिना मास्क के बाहर ना निकलें और सामाजिक दूरी का पालन करने को उन्होंने कहा है। और हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रामेंद्र, हमने देखा कि अब सभी जिले एक तरीके से अनलॉक हो गए हैं। किसी भी जिले में 600 से ज़्यादा सक्रिय मामले नहीं, ऐसे में सभी जिलों में रियायत दी गई। लेकिन ये रियायत अपने आप में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि समस्या अभी खत्म नहीं हुई। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम इस अनलॉक की व्यवस्था को देख रहे हैं ताकि लोग प्रक्रिया का पालन भी करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाएं, लेकिन उसके साथ साथ गतिविधियों को भी खोला गया है। बिल्कुल आनंद, ऐसा नहीं कि पहली बार है। जो उत्तर प्रदेश के कई जिले चरण वाइज खुलते चले आ रहे हैं। जहां 600 संख्या कम हो जाती है उन चरणों को खोला गया। जैसे गौतम बुद्ध नगर, नोएडा को खोला गया तो पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। व्यापारियों से आग्रह किया जा रहा है कि आप जो लोग खरीदारी करने आ रहे हैं उनसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। जो बिना मास्क के सड़क पर घूम रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। और इस बार भी पूरी गाइडलाइन दी गई है। खोला जरूर गया है शहरों को, व्यवसाय खोला गया कि जिससे जो लोग व्यवसायी हैं, जो छोटे कामगार हैं, उन लोगों को काम मिले। लेकिन उसके साथ एक गाइडलाइन है कि कोई प्रोटोकॉल का पालन करें। जैसे ई रिक्शा पर 3 लोगों को चलना है, 4 पहिया वाहनों पर 4 लोगों को चलना है और जो लोग सड़क पर चल रहे हैं वो मास्क लगाए बिना नहीं चल सकते हैं। जो व्यापारी हैं वो भीड़ भाड़ इकट्ठा न करें। जहाँ बड़ी घनी आबादी में जो बाजार लगते हैं उनको खुली जगहों पर लगाया जाए। जो शिक्षण संस्थान, जिम और सिनेमा घर अभी भी बंद हैं। कुछ जो रेस्टोरेंट खोले जाएंगे उनमें खाने पीने की व्यवस्था बैठ कर नहीं होगी। तो इस तरीके से एक गाइडलाइन बनाई गई है और सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक, यानी शाम 7 से लेकर सुबह 7 तक जैसे कर्फ्यू होता था वैसे पालन किया जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। तो एक पूरी स्ट्रेटजी के तहत खोला जा रहा है कि जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना है। तो कोई चुनौती खत्म नहीं हुई है। एक समय के लिए स्थिरता जरूर दिख रही है। चुनौतियां ही ये सरकार भी जानती है, समाज भी जानता है, इसलिए ये गाइडलाइन फॉलो की जाएगी। रामेंद्र, सार्वजनिक परिवहन के जो वाहन हैं उसको लेकर क्या कुछ नियम है? इस वक्त क्या स्थिति उत्तर प्रदेश के लिहाज से? क्या वो जो बसें हैं वो चल रही हैं, इंटर स्टेट सर्विसेज भी चल पा रही हैं या नहीं? इंटर स्टेट तो बंद थी, लेकिन बसें जो सार्वजनिक परिवहन की बसें हैं वो चालू की गई थी कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन उसमें भी एक संख्या सीमित थी कि इतने ही लोग बैठ कर सकते हैं। शहर में भी जो छोटे वाहन हैं वो चलाए जा रहे हैं और उनको भी एक गाइडलाइन बना दी गई है कि इस तरीके से चलाए जाएंगे कि तिपहिया में 3 बैठेंगे और 4 पहिया वाहन में 4 बैठेंगे। बसों में भी एक के बाद एक संख्या बैठेगी। इस तरीके से करके चलाए जा रहे हैं। अभी पूरी गाइडलाइन जो इंटर स्टेट बसों की वो नहीं आई है, लेकिन
लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी ही ये भी सुविधा बहाल कर दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। रामेंद्र, चूंकि अब एक अनलॉक की प्रक्रिया काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कैसे जोर पकड़ रही हैं, और खासतौर से अगर हम ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी से जुड़ी हम बातों का जिक्र करें या जहां पे आर्थिक जो एक तरीके से कारखाने हैं वहां पे जो गतिविधियां वो कैसे जोर पकड़ती दिखाई पड़ रही हैं? देखिए, किसानी का ये महत्वपूर्ण सीजन है। धान की बेड़ की बुआई हो रही है, धीरे धीरे रोपण करने की स्थिति आ रही है। खाद की व्यवस्था, जो उर्वरक है उसकी ज़रूरत किसानों को पड़ रही, कृषि यंत्रों की ज़रूरत पड़ रही, पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ रही। तो ये जो अनलॉक प्रक्रिया है ये किसानों के लिए वरदान जैसी। अगर बड़े शहर नहीं खुलते हैं तो गांव तक के सामान उपलब्ध नहीं हो पाता है। कई सब्जी की खेती करने वाले किसानों को बीजों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये जो अनलॉक बड़े शहरों में जब हुआ है तो ये सामान किसानों को उपलब्ध होगी। और एमएसएमई सेक्टर जो उत्तर प्रदेश में बड़े दिनों से प्रयास किया जा रहा था कि रिमोट में एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए, उनके उद्योग, जो छोटे छोटे कारखाने हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, वो काम चालू हो पाएंगे, जो शहरों को भी सपोर्ट करेंगे और शहरों से कच्चा माल भी उनको मिल पाएगा। तो ये जो लॉकडाउन बड़े शहरों में जब रुकता है तो उसका प्रभाव गांव तक पड़ता है और ये प्रभाव पड़ेगा और जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तेजी से संचालित हो पाएंगे। आर्यन, शुक्रिया रामेंद्र, फिलहाल इस बातचीत के लिए हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानकारी दे रहे थे। अब बात राजस्थान की करते हैं। देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, साथ ही कई ऐसे भी राज्य हैं जहां कोरोना मामलों के कारण लॉकडाउन को भी बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दुकानें और बाजार शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि मॉल अभी नहीं खुलेंगे। 30 जून तक शादियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सिनेमा, पार्क, खेल, लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। मंदिर भी अभी बंद रहेंगे। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस के आयुक्त ग्रीन जोन में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमति प्रदान की गई गतिविधियों के अलावा स्थिति के आकलन के आधार पर येलो जोन और रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे। और विशाल वरिष्ठो हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं राजस्थान के बारे में अधिक बातचीत करने को लेकर। किस तरीके की स्थिति अभी नए कोरोना मामलों को लेकर विशाल बनी हुई है, अगर हम राजस्थान के लिहाज से बात करें, और कितनी बड़ी तरीके से जो प्रक्रिया है वो अनलॉक की उसको सीमित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? सबसे पहले आपको शुभ दोपहरी और अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। आप बिल्कुल स्वस्थ है और मैं ये कामना करता हूँ कि सभी हमारे डीडी न्यूज के जो हमारे साथी लोग हैं वो इस कोविड में और उनकी फैमिलीज बिल्कुल हेल्दी रहें। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, ये अनलॉक पार्ट 2 है, क्योंकि 2 जून से ये स्टार्ट किया गया था। बाजारों को 12 बजे तक खुलने की इजाजत थी। आज से ये और इसको रिलैक्सेशन दिया गया है, 4 घंटे का इजाफा किया गया है, यानी कि शाम 4 बजे तक बाजार खुले रहेंगे और 5 बजे से इवनिंग कर्फ्यू जो नाइट कर्फ्यू में तब्दील हो जाएगा। आपने बताया कि वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और उसके अलावा अभी जो एसी मॉल्स हैं वो बंद रहेंगे। नॉन एसी मॉल्स को लेकर ये है कि अगर आप नॉन एसी मॉल्स में हैं तो आपका लोकल मैनेजमेंट तय करेगा कि किस फ्लोर की दुकान खोलनी है, क्योंकि ऑल्टरनेट फ्लोर्स पे ये अलाउ किया जाएगा। जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, अभी राजस्थान में उसको स्टार्ट नहीं किया गया है। पहले इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 2 जून से इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउ किया गया था, लेकिन आज से ये इंटर डिस्ट्रिक्ट भी अलाउ किया गया, यानी कि जयपुर से अजमेर, जोधपुर, यहाँ पर भी आप प्राइवेट व्हीकल से मूव कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेगी और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हालांकि अगर हम बात करें अगर जयपुर की, तो उसके अंदर कल का जो फिगर है वो बिलो 100 आ गया है। बावजूद इसके सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि मालूम है कि फर्स्ट फेज में हमने जरा सा ढील दी, थोड़ा सा हमने रिलैक्स कर गए और उसका कितना बड़ा खमियाजा हमें सेकंड वेव में उठाना पड़ा। आर्येंद्र जी, विशाल, क्योंकि अब जो थोड़ी सी रियायत दी गई है शाम 4 बजे तक बाजार को खोल सकने के लिहाज से, जिन जगहों पे मामले कम हुए वहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है और जो आर्थिक गतिविधियों को काम करने वाले लोग उनके लिहाज से कितनी बड़ी एक राहत के तौर पे है, उन लोगों का रिएक्शंस? देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है और साथ ही डराने वाली बात भी है, क्योंकि जब पार्ट 1 स्टार्ट हुआ था 2 जून से, तो जबरदस्त भीड़ बाजारों में आई थी। अचानक से लोग बाहर निकलने लगे थे, दुकानें खुली थी, उनके लिए तो एक बहुत रिलीफ की बात है।
लेकिन मुश्किल बात यह है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। सरकार बार बार कह रही है कि हम सख्ती से कदम उठाएंगे। अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं की, आपकी दुकान में 5 जनों से ज्यादा हुए, आपकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। और हमने देखा कि किस तरह से बहुत सख्ती बरती गई सरकार की तरफ से, और जो आंकड़ा हमें मिला है प्रशासन की तरफ से 100 करोड़ से ज्यादा का पेनल्टी सरकार ने वसूली है। तो सख्ती अपनी जगह कायम है, लेकिन बावजूद इसके जैसे आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमने ये भी देखा है कि बार बार ये जो कोविड के जो नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल है, वो भी टूटता हुआ हमने देखा है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना फर्स्ट वेव से हमारे साथ ही है, उसका डिफरेंट वेरिएंट आ गया, लेकिन लोग जो है वो बार बार इसको प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं और फिर सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इंतजाम नहीं किए। लेकिन हम सबको इस बात को समझना होगा, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, शुक्रिया विशाल। फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। और आगे बढ़ते हैं बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रियों के साथ भोपाल में कैबिनेट की बैठक की। राज्य में कोरोना कर्फ्यू को कुछ ढील के साथ 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली यात्री बस सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को 15 जून तक बढ़ा दिया है। पूरे भारत में टूरिस्ट परमिट पाए गए सभी वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। और हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आदित्य, जो महत्वपूर्ण बैठक की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के साथ में, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई और क्या क्या फैसले लिए गए, सिलसिलेवार तरीके से जरा समझाइए। देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान की अभी बैठक लगातार चली रही है और बैठक से पहले अनौपचारिक तौर पर वो मंत्रियों से चर्चा करते हैं और उस औपचारिक तौर पर में तमाम मंत्री जिनको अलग अलग जिलों का प्रभार है और अलग अलग में वो अपने अपना काम कर रहे हैं, और खासकर उनकी जो स्थानीय जिले हैं उसको लेकर अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री ने मंत्री से चर्चा की है और वहाँ के हालचाल जानने की कोशिश की, अस्पतालों की व्यवस्था जानने की कोशिश करी, और खासकर जो अनलॉक की प्रक्रिया अब मध्य प्रदेश में हो चुकी है, उस अनलॉक की प्रक्रिया पे आम जनता किस तरीके से बिहेव कर रही है, आम जनता किस तरीके से उस अनलॉक की प्रक्रिया वो नियमों के तहत अपना रोजमर्रा के काम में लगी हुई है, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अनलॉक में तमाम उन सभी दुकानों को लगभग जो है अब खोल दिया गया है। कुछ चुनिंदा चीजों को छोड़कर अगर बात करें, और जो रात का कर्फ्यू है वो हालांकि जरूर जारी जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय ये जरूर हुआ है कि पहले शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहता था, लेकिन अब केवल रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू की बात की गई है। सरकार का फोकस, सरकार ने नारा दिया है कि टीका लगवाओ, दुकान खुलवाओ, यानी दुकानदार है उनको वैक्सीनेट करना पहली प्राथमिकता बताया है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां रुके नहीं। अगर आने वाले समय में भी मान लीजिए कोरोना के मामले बढ़ते हैं, संक्रमण बढ़ता है, तो जो दुकानदार हैं उनको सुरक्षित किया जा सके और आर्थिक गतिविधियां जो है उनको चालू किया जा सके। इसके अलावा आर्येंद्र, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अब ये भी निकल कर आ रही है, चूंकि कई दिनों से लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, उसमें आर्थिक गतिविधियां एक तरीके से बंद हो चुकी थी। रोजगार को लेकर भी एक बड़ा वह जो लगातार सरकार से मांग कर रहा था, लिहाजा जो पेंडिंग प्रक्रियाएं थी रोजगार को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो उसकी तरह को एक बार फिर शुरू कर बात मुख्यमंत्री ने कर दी है। आज एक और महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, जिस साप्ताहिक परीक्षा मंडल की जो परीक्षाएं होनी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आने वाले दिनों में, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे उस पर अब काम करना है रोजगार के क्षेत्र में, आज मुख्यमंत्री उस पर चर्चा भी करें। शुक्रिया आदित्य। फिलहाल हमें इस बातचीत और अपडेट्स के लिए आप रखिए इस महत्वपूर्ण बैठक में नजर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोविड के कारण अपने माता पिता को गंवा चुके बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि तमाम अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। इसके लिए राज्य सरकार प्रावधान सुनिश्चित करें ताकि सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जारी रह सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनाथ हुए बच्चों को तुरंत खाना, दवाई और कपड़े दिए जाएं और जिन बच्चों के गार्जियन उन्हें रखने में सक्षम नहीं है, अब उन बच्चों को अभी CWC को सौंपा जाए। NCPR की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 30,000 बच्चों के पेरेंट्स कोविड से मरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार ऐसे बच्चों की पहचान सुनिश्चित कर वेबसाइट अपडेट की जाए। और हमारे सहयोगी विकास सारथी इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। विकास, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद में उनकी तरफ से ये एक बात निकल के आई है, थोड़ा विस्तार से समझाइए।
जी अरेंद्र, सबसे पहले तो ये पूरा मामला कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए सुन रहा है इसमें, और जो अभी तक का जो लेटेस्ट कोर्ट ने आज एक स्टेप उठाया है वो ये कि बहुत सारे एनजीओ और कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से जो कोविड से अनाथ हुए बच्चे हैं उनको एडॉप्शन के लिए एडवर्टीजमेंट्स निकाल रही है या लोगों से फंड्स मांगे जा रहे हैं, मदद मांगी जा रही है। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है और सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो इस तरह के एनजीओ और या इन व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि कोई भी एडॉप्शन जेजे एक्ट के जो प्रावधान है उनके विपरीत नहीं हो सकता, और जो भी एडॉप्शन होगा ऐसे बच्चों का, इसमें जो कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, वो उसके इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस तरह का एडॉप्शन की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इस तरह से जो एडॉप्शन को लेकर के चाहे विज्ञापन दिए जा रहे हैं या इन बच्चों के नाम पर वित्तीय मदद मांगी जा रही है, उसको लेकर एनजीओ और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा जहां तक मामले में पहले की सुनवाई की बात की जाए तो कोर्ट लगातार ही कह रहा है कि सबसे पहली जरूरत ऐसे बच्चों की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की है, उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और कारा को इन्वॉल्व करके इन दोनों को शामिल करके ही किसी तरह से कोई एडॉप्शन की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और जो इन बच्चों के नाम पर जो पैसे लेने के लिए विज्ञापन जारी कर रहे हैं एनजीओ या एडॉप्शन के लिए बच्चों के फोटोज डाले जा रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, इन पर कोर्ट ने बहुत कड़ी आपत्ति जताते हुए दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। शुक्रिया विकास इस बातचीत के लिए और अपडेट के लिए हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य की आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोरोना के मामलों के कारण राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन जारी है। पत्रकार जॉन बिट्रास, माकपा के नेता वी शिवदासन, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और स्वपन दास गुप्ता ने आज राज्यसभा में शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में ये शपथ ली गई। महेश जेठमलानी को दिवंगत सांसद रघुनाथ महापात्रा के खाली हुए पद पर नामित सांसद की कैटेगरी में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल मई 2024 तक रहेगा। तो वहीं स्वपन दास गुप्ता ने इस साल मार्च में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि अब उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। राष्ट्रपति केंद्र के परामर्श पर राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये लोग साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, कला एवं समाज सेवा जैसे क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने कल मध्यावधि चुनाव के बाद गरीबों की मदद दोगुना करने की शपथ ली है। लोपेज ओब्रेडोर ने कहा है कि वह गरीबों के लिए और अधिक काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद दिया। लोपेज ओब्रेडोर 2018 से पदभार ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने संघीय बजट को कल्याणकारी कार्यों, रिफाइनरी और ट्रेन सहित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पुनर्निर्देशित किया है। इजराइल की संसद एक सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपदस्थ करने और एक नई सरकार को मंजूरी के लिए मतदान को पूरी तरीके से तैयार है। संसद के लिए एक औपचारिक घोषणा में नेसेट स्पीकर यारिव लेविन ने कहा कि विपक्षी नेता याइर लैपिड ने उन्हें और इजराइल के राष्ट्रपति को सूचित किया था कि वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी और अरब पार्टियों के बीच एक गठबंधन पर सहमति हुई है। उन्होंने बताया कि कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के तहत इसे मंजूरी देने के लिए वोट 14 जून तक होगा। अगर लोपेड बेनेट सरकार संसद के बहुमत हासिल करने में विफल रहती है तो इजराइल 2 साल से भी कम समय में अपने 5वें चुनाव में भाग लेगा। श्रीलंका की एक अदालत ने एक डूबे हुए मालवाहक जहाज के मामले में कल श्रीलंकाई सरकार से कहा है कि अदालत के पास इस मामले के 15 संदिग्धों के खिलाफ फैसला सुनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने की जरूरत है। गौरतलब है कि श्रीलंका में सेंटर फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस ने 15 संदिग्धों और सिंगापुर की कंपनी एक्सप्रेस पर्ल के मालिक के खिलाफ पर्यावरणीय तबाही के आरोप के एक जनहित मुकदमा दायर किया है।
टनों नाइट्रिक एसिड, अन्य रसायनों और सौंदर्य प्रसाधनों को ले जाने वाले इस जहाज ने श्रीलंका के पश्चिमी तट पर लंगर डाला था। इसके बाद जहाज में आग लग गई और जहाज डूब गया। इस बीच श्रीलंकाई वायुसेना और नौसेना की टीम किसी भी तरह से तेल रिसाव की तलाश में रविवार को मौके पर पहुंची थी। साथ ही मलबे के 50 मील के दायरे में मछली पकड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और आगे भी जारी रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल से 2 दिन के कुवैत दौरे पर होंगे। कुवैत के विदेश मंत्री और कैबिनेट के मामलों के राज्य मंत्री शेख अहमद नसीर अल मोहम्मद अल सहब के आमंत्रण पर कल कुवैत जाएंगे। ये विदेश मंत्री का पहला कुवैत दौरा होगा। इस दौरान वे उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। साथ ही कुवैत में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। साथ ही वे कुवैत के अमीर को लिखे गए प्रधानमंत्री मोदी के पत्र को भी लेकर जाएंगे। आगे बढ़ते अब देखते हैं खेल जगत में क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अशोक कुमार तुलिया। अशोक, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया आर्यन। खेल प्राइम में हम खबरों की शुरुआत करते हैं ओलंपिक से। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने इस बार टोक्यो ओलंपिक से में पदक की उम्मीद है। उन्होंने एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन के जरिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 2015 में राष्ट्रमंडल टेनिस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018 में एशियाई खेलों के मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीतना उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता दी। अब उनकी सबकी निगाहें ओलंपिक्स में उनके प्रदर्शन पर है। The gold medalist and Commonwealth champion representing India, Monica Batra. इंडियन फ्लैग जब आपका ऊपर जाता है और नेशनल एंथम बजता है तो लाइक गूज़बम्स आते हैं। अभी भी लाइक बोलते हुए भी मुझे वो फीलिंग आ रही है कि हाउ हैप्पी आई वाज स्टैंडिंग ऑन दैट पोडियम। जब मैं 4 साल की थी तब मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगी। उस टाइम ऐसा होता था कि फ़न के लिए खेलते थे जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो माइंड में नहीं था कि मैं इंटरनेशनल लेवल इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। मॉडलिंग के ऑफर्स आए थे बट मेरे माइंड में एक ही चीज़ था कि मुझे टेबल टेनिस में ही आगे पहुँचना है और टेबल टेनिस इस गेम को आगे पहुँचाना है। 2008 में सिर्फ 13 साल की उम्र में देश का प्रतिनिधित्व कर मनिका ने ये साबित कर दिया कि टेबल टेनिस को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने में उन्होंने कोई गलती नहीं की। आने वाले वर्षों में 2015 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप और 2016 साउथ एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल जीतकर मनिका की नजर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स पर थी, जहां उन्होंने इतिहास रच डाला। It was a big sensation in 2018. She won 4 medals in Commonwealth Games. Nobody was surprised that ITTF gave a breakthrough award to Monica. मनिका बत्रा की जीत में उनका ब्रह्मास्त्र है उनकी स्विच की टेक्निक। ट्विडल जो स्विच करती हूँ मैं अभी, वो मैं जैसे घर पे बैठते खाते हुए और सोच रही होती हूँ अगर कुछ, तो मैं ट्विडल करती रहती थी, तो वो मेरी आदत बन गई थी। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टेबल पे इम्प्लीमेंट करूँ, एंड इट रियली वर्कड फॉर मी। मनिका का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है, एक उदाहरण बनना भी है, ताकि देश के गांव-गांव से लड़कियां अपनी पहचान बनाने के लिए टेबल टेनिस को अपना रास्ता बना सकें। मैं यंग जनरेशन के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। वेयर आई प्ले इन इंडिया खेलेगा सेंटर, वहाँ पे भी बहुत सारे यंग किड्स हैं, तो उनको अपने बिजी स्केड्यूल के टाइम लेकर मैं उनको कभी कभी टेक्निक के बारे में बताती हूँ। जो टॉप स्कीम इनिशिएटिव ये शुरू किया है बहुत अच्छा है, एंड प्लेयर्स को बहुत हेल्प मिल रहा है इससे, एंड फ्री माइंड से हम खेल सकते हैं, कहीं भी टूर्नामेंट जा सकते हैं, एंड दे आर देयर फॉर अस।
मेडल जीतने की उम्मीद तो देश अपने हर खिलाड़ी से रखता है, पर कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनसे उसी उम्मीद पर 100% यकीन होता है। मनिका उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचने के बाद आज पूरे विश्व की निगाह मनिका के ओलंपिक्स के प्रदर्शन पर है, जिसका टिकट वो एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में हाईएस्ट रैंक्ड सेकंड प्लेस्ड प्लेयर बनकर हासिल कर चुकी है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना सबका ड्रीम होता है एंड पर्सनली मेरा भी है। मेरा हमेशा से एम है कि मुझे उस लेवल पे लाना है टेबल टेनिस को, और सबकी सोच बदलनी है कि टेबल टेनिस भी कुछ है और ये लोग भी ओलंपिक में कुछ ला सकते हैं। मनिका भी टेबल टेनिस में भारत के स्वर्णिम भविष्य का नया अध्याय लिखने को तैयार है और बन चुकी है 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। बात करते हैं क्रिकेट की। जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ होने वाले लिमिटेड ओवर सीरीज का शेड्यूल कंफर्म हो गया है। भारतीय टीम श्रीलंका के इस दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड दौरे पर गए भारतीय खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। बीसीसीआई इस दौरे पर भारत की बी टीम को भेजेगा, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। दौरे का आगाज वनडे सीरीज से होगा। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ इस सीरीज पर टीम इंडिया के हेड कोच होंगे। भारत और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि दूसरा 16 और तीसरा 18 जुलाई को होगा। इसके बाद सीरीज टीम इंडिया T20 सीरीज का पहला मैच 21 जुलाई को खेलेगी। वहीं सीरीज का दूसरा मैच 23 जुलाई और तीसरा T20 मुकाबला 25 जुलाई को खेला जाएगा। बात करते टेनिस की। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए अंतिम 16 के मुकाबले में नडाल ने इटली के युवा खिलाड़ी यानिक सिनर को 7-5, 6-3 और 6-0 से मात दी। 2005 में फ्रेंच ओपन में डेब्यू करने के बाद से नडाल ने रोला गैरों क्ले कोर्ट पर सिर्फ 2 मैच हारे हैं। वहीं 2019 के फ्रेंच ओपन फाइनल में डोमिनिक थीम के खिलाफ वे पिछली बार पेरिस क्ले कोर्ट पर सेट हारे थे। राफेल नडाल रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश में हैं। अगर वह फ्रेंच ओपन जीतते हैं तो वे रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बात करते हैं जोकोविच की। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कल खेले गए प्री क्वार्टर मुकाबले में जोकोविच को इटली के लोरेंजो मुसेती ने कड़ी टक्कर दी। अंत में जोकोविच यह मैच 6-7, 6-7, 6-1, 6-0 और 4-0 से जीतने में कामयाब रहे। दुनिया के 76वें नंबर के खिलाड़ी मुसेती पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में जगह बनाने में सफल रहे थे। बात करें महिला वर्ग की। चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका के खिलाड़ी सोफिया केनिन को फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में हार का सामना करना पड़ा है। केनिन को ग्रीस की मारिया सिकारी ने 6-1, 6-3 से मात दी। केनिन महिला एकल वर्ग में सबसे अधिक वरीयता वाली खिलाड़ी बनी थी। पिछली बार वे फ्रेंच ओपन में उप विजेता रही थी और अपने दूसरे ग्रैंड स्लैम की तलाश में थी। 17वीं वरीयता प्राप्त सक्कारी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। किसी टॉप 20 खिलाड़ियों के खिलाफ सक्कारी की इस साल की यह छठी जीत है। तो फिलहाल खेल प्राइम में इतना ही। वापस चलते हैं आर्यन के पास। नमस्कार। शुक्रिया अशोक इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खेल की इन्हीं तमाम खबरों के साथ मिड डे प्राइम के आज के अंक में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। कोविड के 1 साल बाद भी बड़े सवालों का अब तक नहीं मिला जवाब। आखिर कैसे पैदा हुआ कोरोना?